और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। चीन, जापान और अमेरिका सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। चीन में हाल के ज्यादातर कोविड मामले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के हैं। हिंदुस्तान में भी BF7 के 4 केस आ चुके हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। मीटिंग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार आ रहे हैं, इसलिए खास ध्यान दें। साथ ही टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर जोर देने की भी यहां सलाह दी गई। राज्यों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज लें। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया। जो दुनिया के देशों में अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दिया है और दस्तक के साथ जो आपको याद होगा कि जो दूसरे चक्र में डेल्टा वेरिएंट आया था, उसकी जो है स्प्रेड करने की क्षमता दुगनी थी। लेकिन ये जो वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट जो है 16 गुना इसकी स्प्रेड करने की क्षमता है। और अभी तक दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर इसने व्यापक पैमाने पर अपना प्रभाव दिया है। तो हमने वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया है कि गृह मंत्रालय से बात करके हमारी 110 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति नहीं दी है, उसको स्वीकृति दिलवाने की कृपा करें। In view of the global scenario of the COVID's rising in certain cases, a detailed presentation was given. Being different European countries, Japan being the highest, a lot of information has been shared with us. Also in our respective states, we have been told not to be lax, to take all precautionary measures. Every hospital that was earlier COVID and number of beds, all that will go into the national dashboard. They also want to know all the facilities that we have, whether all our staff that were earlier posted in the respective hospital have to be reposted. And on 27th, there will be a mock drill. Mock drill means to see that everything is up to date as on 27th, and also to see that precautions are taken, and also not to create panic in society. There is no reason to panic. हमारे लिए यहाँ पे पूरे फैसिलिटीज सभी अवेलेबल हैं, इसलिए यानी एट प्रेजेंट गोवा में फेस्टिव सीजन है, कोई इतने यानी कंपलसरी यहाँ पे हम अलर्ट है, कोई रेस्ट्रिक्शंस डालने अभी जरूरत नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है। वी आर ऑब्जर्विंग at present the situation all over the India and also in the state of the Goa. रूटीन जो टेस्ट कर रहे हैं 600 टेस्ट डेली हो रहे हैं, उसमें से एक आधा दूसरा पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहा है। सो वट एवर ही इज एन होम आइसोलेटेड और ठीक भी हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वी आर वेटिंग टिल द 2nd of January, विल ऑब्जर्व बाकी जो किस तरह से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक द डिसीजन। और हॉनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री Mansook Mandavia ji chaired an emergency COVID meeting where he had invited all all states health ministers. We are committed. We want to mitigate. We want to prevent, because we know that prevention is better than cure, and prevention is the way better than any other approach. So we will put all our efforts sincerely to prevent as much as. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि मंगलवार से देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस और फिर न्यू ईयर को लेकर मंत्रालय नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के लिए जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है। साथ ही कोविड के लिए 2 ड्रॉप नेजल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली हैं, वो हेट्रोलॉक्स बूस्टर के रूप में इसे ले सकते हैं। इसे शुक्रवार से टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया गया है और ये कोविन एप्लीकेशन पर दिखाई देगी। फिलहाल ये निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। और कोरोना के खतरे को देखते हुए
प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ने लगी है। डेटा के अनुसार 18 दिसंबर को ही करीब 4000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज ली, जबकि 22 दिसंबर को ये आंकड़ा करीब 57,000 तक जा पहुंचा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 163 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,76,668 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,380 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में संक्रमण से 2, जबकि दिल्ली में 1 और मरीज की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,690 हो गई है। कोरोना के फिर से लौटने के संकेत मिल रहे हैं। वेरिएंट को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मन में डर भी है और ये सवाल बार बार मन में आ भी रहा है कि क्या भारत में फिर कोरोना कहर बरपाने वाला है। इसका बचाव कैसे करना है, इसी को लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से न्यूज़ 18 संवाददाता फराह खान ने खास बातचीत की। चीन के वेरिएंट के बाद से भारत में एक के बाद एक बैठक का दौर चल रहा है और काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि ये वेरिएंट क्या है, क्या स्थिति भारत की होगी। तो इन सारी बातों का जवाब आज हमें एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी देंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस वेरिएंट को लेकर सर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। तो पहले आप बताइए, आपके हिसाब से क्या ये वेरिएंट घातक है? क्या इस वेरिएंट का जो असर है वो लोगों पे पड़ सकता है? तो अगर हम इस नए वेरिएंट की बात करें जो BF.7 है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो जो अभी तक डेटा आया है उसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये पुराने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज़्यादा जल्दी फैलता है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है। हम कहते थे ओमिक्रॉन, अगर एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो तो 5 से 6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि एक वेरिएंट को अगर एक व्यक्ति को इस वेरिएंट से अगर इन्फेक्शन हो तो 10 से 18 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। दूसरा ये भी देखा गया है कि इस वेरिएंट में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, यानी कि अगर किसी को पहले कोविड हुआ है या वैक्सीन भी लगा चुके हैं तो उनको भी फिर से कोविड हो सकता है इस वेरिएंट के कारण। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है कि अभी तक ये देखा गया कि जहाँ पे लोगों ने वैक्सीन लगी है या जहाँ पे लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इस वेरिएंट से ज़्यादातर माइल्ड ही इन्फेक्शन हो रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर इलनेस, ICU एडमिशन, डेथ्स नहीं हो रही। तो ये वेरिएंट जो है इस जहाँ पे इम्यूनिटी अच्छी है, वैक्सीन प्रोग्राम अच्छा है, वहाँ पे फैलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स होंगी जो हमने डेल्टा वेव में देखी थी। सर, अगर भारत की स्थिति को समझें, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, बैठकें हो रही हैं, समीक्षा की जा रही है कि हम एक बेहतर स्थिति पर हैं, तो क्या हम ये मानकर चलें कि यहाँ पर एहतियात ही रखने की जरूरत है और इस संकट से बचा जा सकता है? बिल्कुल, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, क्योंकि वी शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड। तो हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि हम पूरी तरह से तैयार रहें, सतर्क रहें और हम मॉनिटर करते रहें, सर्वेलेंस करते रहें कि ये वेरिएंट कैसा बिहेव कर रहा है और इसके बाद कोई और म्यूटेट करके नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हमें अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम बाहर जाएँ, इंडोर एरिया में हो तो मास्क ज़रूर लगाएँ और अपने हाथ रेगुलरली धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और साथ में वैक्सीन जो है वो जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया या जिन्होंने सोचा कि अब कोविड खत्म हो गया, ज़रूरत नहीं, तो वो अपना वैक्सीन ज़रूर लगाएं। सर, आपने बूस्टर डोज की बात की, आज ही जो है नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है और वो कोविन पर अपडेट भी हो जाएगा। तो सर, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि माने कि ये किस तरीके से लोगों के लिए काम करेगी? और कहीं ना कहीं सर लोगों के मन में डर है बूस्टर डोज को लेकर, तो उसको कैसे कम किया जाए? तो बूस्टर डोज को अब इतने ज़्यादा बूस्टर डोज लग गए कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात होती तो मॉनिटरिंग एजेंसीज उसको आगे नहीं ले जाती। तो इसलिए सेफ्टी डेटा तो रियल लाइफ में जो हम कहते हैं, एक तो रिसर्च जो डेटा था और रियल लाइफ का डेटा, दोनों में काफ़ी बहुत सेफ वैक्सीन आई हैं। नेज़ल वैक्सीन की बात करें तो उसके 2 मेजर एडवांटेजेस हैं। एक, नेज़ल वैक्सीन को लेना बहुत आसान है क्योंकि नाक में ड्रॉप्स ही डालने हैं, आपको कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
तो लार्ज नंबर ऑफ लोगों लार्ज पॉपुलेशन को जल्दी लग सकता है। दूसरा, नेजल वैक्सीन जो है वो लोकल इम्यूनिटी भी देता है, जो हम कहते हैं म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो जो नाक की लाइनिंग है, जब हम वैक्सीन के ड्रॉप्स नाक की लाइनिंग में ड्रॉप्स डालते हैं तो वहाँ पे भी इम्यून रिएक्शन होकर म्यूकोजल इम्यूनिटी भी ये वैक्सीन देता है, जिससे वायरस को वो आगे फैलने नहीं देता, मल्टीप्लाई नहीं करने देता, और आगे इन्फेक्शस जो लोग इन्फेक्शस रहते हैं उनकी इन्फेक्शस पीरियड भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये वैक्सीन जो है ज़्यादा पॉपुलर रहेगी, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इसके लिए भी अब आस्ता आस्ता डेटा और आएगा रियल लाइफ का। लेकिन मेरा ये मानना है कि हेट्रोलोगस जो जैसे लोगों ने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई और अब नेजल वैक्सीन ले लें तो उससे उनकी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि लोग जो बूस्टर वैक्सीन के लिए डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स ज़्यादा हुए हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में कितनी अलग हैं? ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स होना अलग बात है और वैक्सीन से डरना अलग बात है, तो इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। एक तो चीज़ ये है कि आपको जब कोविड होता है तो कई लोग ऐसे हैं जिनको कोविड के बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। और ये पहले भी देखा गया था जब वैक्सीन आई भी नहीं थी। तो जब वैक्सीन आई भी नहीं थी तब भी हमने लॉन्ग कोविड देखा था। तो इसलिए लॉन्ग कोविड का वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अदर वे अराउंड है। कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं जिन्होंने ये शो किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, बूस्टर डोज लगाया है, अगर उनको उसके बाद कोविड हुआ है तो लॉन्ग कोविड के चांसेस एक्चुअली कम हैं उनमें। तो इसलिए वैक्सीन आपको लॉन्ग कोविड से भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन देती है। जो लोगों में अफवाह फैल रही है वो ये होता है कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण भी आपको लॉन्ग कोविड जैसे लक्षण हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा डेटा भी नहीं है। वैक्सीन सेफ है, उसके कारण कोई लॉन्ग कोविड नहीं होता है। लॉन्ग कोविड इज रिलेटेड टू कोविड इन्फेक्शन, नॉट रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है और अभी किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और अभी के लिए क्या स्थिति बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल पैनिक की कोई सिचुएशन ही नहीं है, ना हमें कुछ ऐसे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करनी है। जैसे हमने देखा है कि ये जो नया वेरिएंट है हमारे देश में पिछले 1-2 महीने से या ज़्यादा टाइम से ही सर्कुलेट कर रहा है और हमने कभी ज़्यादा केसेस नहीं देखे, ना हमने देखा कि एकदम हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ी हैं या डेथ्स हुई हैं। तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी के हिसाब से ये जो नया वेरिएंट है हमारे देश में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा है, इसलिए कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये भी मैं कहूँगा कि ये पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें पता नहीं आगे वायरस कैसे बिहेव करेगा, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखेंगी और जब तक हमें पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं होती ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें और सिवियर इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होना है और अपना बचाव भी करना है, क्योंकि अभी के लिए जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है और ये जो वेरिएंट है ये इतना वाइडली स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें, केंद्र सरकार ने पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सशस्त्र बल पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को ये मंजूरी दी गई है। इस तरह 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है और इस तरह से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, केंद्र सरकार ने पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। सशस्त्र बल पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी गई है। 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन में ये संशोधन इसको मंजूरी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है और इस तरह से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिक इससे फायदा उठा सकेंगे, लाभान्वित होंगे। तो बेहद अहम इस वक्त की ये खबर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर केंद्र सरकार ने पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। 25 लाख लोगों को इससे फायदा होगा, जो पूर्व सैनिक हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। अब ब्रेक के बाद खबर दिन भर में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सिक्किम में शुक्रवार को सेना का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले में शामिल था। काफिला चटन से सुपथंगू की ओर बढ़ा था। जिमा के रास्ते में एक वाहन का
चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से अपना संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में जा गिरा। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। यह हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ। 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय सेना की ओर से मृत जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख का इजहार किया। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुर्घटना में जवानों की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की मौत से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद अब और गहराता जा रहा है। कर्नाटक ने गुरुवार को महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। वहीं अब महाराष्ट्र ने भी विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभुराज देसाई ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार अगले सप्ताह कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव पड़ोसी राज्य के पारित प्रस्ताव से 10 गुना अधिक प्रभावी होगा। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र के साथ सीमा पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य के हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोसी को 1 इंच जमीन न देने का संकल्प लिया गया। इस प्रस्ताव में सीमा विवाद को जन्म देने के लिए महाराष्ट्र की निंदा भी की गई। देसाई ने नागपुर में विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार सोमवार को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर एक विस्तृत प्रस्ताव लाएगी, जो कि कर्नाटक के पारित प्रस्ताव से 10 गुना अधिक प्रभावी होगा। ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ ಜಲದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡನೀಯ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು केंद्राच्या गमनಕ್ಕೂ राज्य सरकार तरुತ್ತದೆ. या महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय आहे आणि त्यामुळे त्यांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये आम्ही महाराष्ट्राच्या बाजूने आपल्या सीमावासियांच्या बाजूने ठोस भूमिका घेतली दादा, की आम्ही सांगितलं आमच्या इकडच्या गाड्या आमच्या इकडचे लोक जातात, त्यांना त्या ठिकाणी अडवलं जातं, त्यांच्या गाड्या फोडल्या जातात. हे प्रकार कायदा सुव्यवस्था आणि याला धरून नाहीत, लोकशाहीला धरून नाहीत. त्यामुळे असं कुठेही होता कामा नये. मग ॲक्शनला रिॲक्शन होऊ शकते हे देखील आम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडलं. गृहमंत्री महोदयांनी त्यांना देखील त्या बाबतीमध्ये योग्य त्या सूचना समज दिली की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचं कृत्य अशा प्रकारची घटना होता कामा नये. आणि त्याचबरोबर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की न्यायपालिका को अमान्य करने वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा होता तो ये उनके द्वारा ली गई संविधान की शपथ को खारिज करना होता, साथ ही वो अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल हो जाते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और उनके वरिष्ठ सहयोगी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की अगर एक लोकसभा सदस्य बाहर बात करती हैं तो राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसी पर आपत्ति जताते हुए उपराष्ट्रपति और धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी को अशोभनीय करार दिया था। संसद के उच्च सदन में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका को लेकर सोनिया गांधी का बयान उनकी समझ और सोच से परे है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। सदन के बाहर जो कुछ कहा था उस पे आपकी रूलिंग है, चेयर की रूलिंग है कि जो कुछ सदन के बाहर कहा जाएगा उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने इसी सदन के प्रेमाइसेस में
पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में अपनी चिंता व्यक्त की थी, जो आज देश की चिंता है कि किसी तरह से न्यायपालिका को जिस तरीके से ये सरकार प्रयास कर रही है कि न्यायपालिका न्यायपालिका को प्रभावित किया जाए, आपने जो आपत्ति व्यक्त की है वो नियमों के विरुद्ध है, परंपराओं के विरुद्ध है और रूलिंग्स है इसके विरुद्ध है। इसमें 2, 3, 4 रूलिंग्स हैं और ये स्टैब्लिश परंपरा है, एक बार की नहीं, बार बार की परंपरा है। कम से कम 3 या 4 बार रूलिंग्स हैं आपकी चेयर द्वारा कि जो बाहर कहा जाएगा सदन के बाहर, और विशेष रूप से इसमें एक चीज और जोड़ दूं, अगर वो दूसरे सदन का सदस्य है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये तो सामान्य और मान्य परंपरा है। ये रूल्स के मुताबिक है, क्योंकि कोई एक सदस्य, लोकसभा का सदस्य अगर बाहर कुछ कहता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा नहीं होती, और खासकर चेयर अगर उस पे कमेंट करे, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होता। प्लीज अगर मैं कभी पब्लिक भाषण में कुछ कहता हूँ या मेरे पार्टी के ऑफिस में कुछ कहता हूँ, कैन द चेयरमैन or anybody can take the cognizance of it? Therefore, there are several rulings he quoted, and they are against this procedure. Therefore, sir, whatever is said here, that should be removed, that should be withdrawn, and I humbly request you, kindly expunge it, and it is not good in the interest of democracy. दिल्ली में कामकाज को लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल अधिकारियों को सीधे ही निर्देश दे रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। डिप्टी सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि एलजी सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे घटनाक्रम आए हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताने के लिए चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़ा।